नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के अध्ययन के अंतर्गत आज जो हमारा विषय प्रारंभ हो रहा है ये है बिहार की राज्य व्यवस्था। और बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, किन चीजों को हमें पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्टरी एक 5 मिनट की क्लास हो जाएगी। और उसी के बाद से जो हमारे टॉपिक निकल के आएंगे उन टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। और प्रयास ये रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, जैसे कि आपका राज्यपाल इसमें पढ़ना होता है, पंचायती राज पढ़ना होता है, और कुछ विभिन्न संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। तो अधिकतम 2 वीडियो में आपकी समाप्त हो जाएगी, 2 से 3 वीडियो में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और राज्य व्यवस्था के समाप्त होने के बाद आपके सिर्फ एक मेजर जो टॉपिक आपका है वो है भारतीय, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था हम पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ आपको बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था भी पढ़ना होता है। जब आप बिहार राज्य विशेष का अध्ययन करते हैं एक मेजर टॉपिक आपका बचेगा। और मेजर टॉपिक के अलावा यदि हम बात करें कुछ माइनर टॉपिक की, तो जैसे कि बहुत सारे मेले होते हैं, पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं। तो जहां तक मेले, पर्व, त्योहार की बात है, इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और यहाँ से चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि मेले, पर्व और त्योहारों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको क्लास में उसमें कुछ समझाया जाए, कुछ बताया जाए, क्योंकि ये सब फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं प्रीलिम्स विशेष के लिए। तो उसको आपको उसी तर्ज पे देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजों को हमें कवर करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, किस राज्य को पढ़ने जा रहे हैं? बिहार राज्य का यहाँ पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं, बिहार राज्य। और बिहार राज्य के अध्ययन में यदि हम बात करें, बिहार राज्य के अध्ययन में यदि हम बात करें, तो आपको देखने को मिलता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राज्य व्यवस्था आपने पढ़ी नहीं होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था का आपने अध्ययन किया होगा। तो जिस प्रकार से केंद्र के संबंध में आपने चीजों को पढ़ा है कि शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से जब राज्यों के संदर्भ में आप पढ़ते हो तो राज्यों में भी शक्तियों का जो है वो विभाजन किया गया है। और जो राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है यदि हम बात करें, तो वो विभिन्न अंग जो इनके हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। और बिहार की जब शासन व्यवस्था को हम पढ़ते हैं उन्हीं अंगों को हमें पढ़ना है जिन अंगों में राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें देखनी है, एक एक करके क्रम से हम देख लेते हैं। जैसे बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्य सरकार के बारे में। अब जब राज्य सरकार की यहाँ पे बात हो रही है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत आते क्या क्या हैं, या राज्य सरकार के कौन कौन से अंग हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राज्य सरकार के अधीन जब आप देखते हो, किसी राज्य के अधीन जब आप देखते हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका, मतलब कार्यपालिका का भी अध्ययन करना है, विधायिका का भी अध्ययन करना है। और कार्यपालिका और विधायिका के अध्ययन के साथ साथ हमें राज्य का, जब हम अध्ययन कर रहे हैं राज्य की, आप कह सकते हो राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पे आप पढ़ते हो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, न्यायपालिका में जब आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हो, उसी प्रकार से जब आप किसी राज्य विशेष का अध्ययन करते हो तो यहाँ पे संबंधित राज्य के संबंध में न्यायपालिका का अध्ययन करना होता है। तो एक टॉपिक यहाँ भी आपका निकल के आता है। तो आप कह सकते हो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को प्रमुखता से हमें पढ़ना है। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हम आ जाएंगे पंचायती राज पे। ठीक है, पंचायती राज आप जानते हो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हर राज्य विशेष के लिए। तो पंचायती राज हमें पढ़ना है। और पंचायती राज के बाद जब आप जानते हो तो इसमें विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न, पंचायती राज के बाद जो तीसरा टॉपिक आता है इसमें विभिन्न संस्थाएं हैं। और ये जो संस्थाएं हैं इसमें यदि हम बात करें तो कई प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे वैधानिक संस्थाएं हैं, और कार्यकारी संस्थाओं के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। अब इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने देखा कार्यपालिका के बारे में। अब कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, इसको भी हम देख लेते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत जब आप बात करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जब आप राज्य की कार्यपालिका की बात करते हो तो इसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं। राज्य की जब कार्यपालिका की बात करते हो तो सबसे पहले जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से वही सेम शक्तियां आप कह लीजिए राज्यों के संबंध में राज्यपाल के पास होती हैं। तो कार्यपालिका में सबसे पहले राज्यपाल को पढ़ना है।
राज्यपाल के बाद दूसरे नंबर पर हमें मुख्यमंत्री को पढ़ना है, मुख्यमंत्री के बाद फिर राज्य मंत्रिपरिषद आता है, उसको पढ़ना है, और फिर राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमारी ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पे हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं, बिहार राज्य की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा संविधान है, उसमें कहां पर इसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहली बात, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा भाग 6 में, क्योंकि राज्य की जो चर्चा है वो भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में आपको देखने को मिलती है। भारतीय संविधान के भाग 6 में संबंधित राज्य की चर्चा आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि भाग 6 है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितने नंबर अनुच्छेद से लेकर कितने नंबर अनुच्छेद तक देखने को मिलती है। तो आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के आर्टिकल नंबर 237 तक, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के आर्टिकल नंबर 237 तक आपको राज्य की चर्चा देखने को मिलती है, और यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जब से आप इसमें पढ़ते हो राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, राज्य न्यायपालिका, जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग अनुच्छेद इसमें विभाजित हैं। वो जब हम क्रम से पढ़ते चलेंगे तो वहां पे हम चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एक सबसे बेसिक जानकारी, जैसे हमने राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहला राज्य में हमें पढ़ना क्या है? राज्य में हमें पढ़ना है सबसे पहले वो है राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, और ये टॉपिक मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी पूछा जाता है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? हमें राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। और राज्यपाल की जब बात करते हो तो आर्टिकल नंबर 153 आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 153 में इसकी चर्चा की गई है। मतलब ये संबंधित किससे है? अनुच्छेद नंबर 153 से ये संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल के बारे में जब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा राज्यपाल क्या होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो क्या राज्यपाल जो है ये कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है? यदि इस संदर्भ में हम बात करें तो देखने को मिलता है नाम मात्र कार्यपालिका जो है वो राज्यपाल के अंतर्गत आप कह सकते हैं। देखते हैं तो नाम मात्र कार्यपालिका की जब आप बात करते हो तो शक्तियां इसकी नाम मात्र की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब राज्यपाल के संदर्भ में मुख्य रूप से आपको यह याद रखना है कि यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी यह होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ये? राज्य का संवैधानिक प्रमुख। राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी ये होता है, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख हो गया, राज्य का कार्यकारी प्रमुख हो गया, और यह भी आपको याद रखना है कि यह राष्ट्रपति के पद के समान है। ये जो राज्यपाल का पद है एक प्रकार से ये राष्ट्रपति के पद के समान ही है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में आप देखते हो कि जो दर्जा राष्ट्रपति को प्राप्त है वही दर्जा राज्यों में राज्यपाल को प्राप्त है। अब यहाँ पे जब राज्यपाल के बारे में हम पढ़ रहे थे, राज्यपाल के बारे में हम देख रहे थे, तो हमें यह भी समझना है कि ये जो राज्यपाल है क्या स्वयं से ही कार्य करता है, अपने विवेक पे कार्य करता है, या कोई इसको सलाह देता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के अनुसार ही निर्णय करता है। तो राज्यपाल किसके अनुसार निर्णय करता है? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद, याद रखिएगा राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह एवं परामर्श के अनुसार निर्णय करता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की। तो राज्य मंत्रिपरिषद की चर्चा कहां पे की गई है भारतीय संविधान में? हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 163 में जो है
वो राज्य मंत्रिपरिषद की चर्चा देखने को मिलती है। तो अनुच्छेद संख्या 163 भी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। 163 आप याद रख लीजिए, लेकिन यहाँ पे राज्य मंत्रिपरिषद की बात हुई है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, इसका प्रमुख कौन होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख के तौर पे कार्य करता है और राज्य कार्यपालिका का यह वास्तविक प्रधान होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वास्तविक प्रधान किसका होता है, राज्य कार्यपालिका का ये वास्तविक प्रधान होता है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं, तो यह भी आपको पता होगा कि राज्य मंत्रिपरिषद को सलाह, कानूनी सलाह की भी जरूरत होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद के कानूनी सलाहकार के रूप में कौन होता है, इसके कानूनी सलाहकार के रूप में होता है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य का महाधिवक्ता जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद के कानूनी सलाहकार के तौर पे होता है। और इसकी चर्चा कहां पे की गई है, इसकी चर्चा अनुच्छेद संख्या 165 में की गई है। अनुच्छेद संख्या 165 में इसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब जब मुख्यमंत्री की हमने बात कर लिया कि इसका अध्यक्ष होता है, मतलब इसमें कई सारे अन्य सदस्य भी होते होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद में कई सारे अन्य सदस्य भी होते होंगे। तो इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन होते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन होते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद के जब सदस्यों की बात आती है तो सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे कौन कौन सदस्य होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होता है। तो सबसे पहले हो गया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के साथ इसमें आप देखते होंगे बहुत सारे मंत्री होते हैं, और मंत्रियों जो यहाँ पे मंत्री देखने को मिलते हैं, मंत्री भी कई प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रकार के मंत्री देखने को मिलते हैं, प्रमुखता सबसे पहला जो पहला दर्जा है वो होता है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री पहला दर्जा किसका होता है, कैबिनेट मंत्री का होता है। मंत्रियों के प्रकार में जब आप बात करते हो, कैबिनेट मंत्री के बाद दूसरे नंबर का जो मंत्री होता है उसको बोलते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, दूसरा दर्जा जो इसमें होता है वो है राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के बाद आप देखते होंगे कई सारे उप मंत्री भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके सदस्य होते हैं। मतलब जब आप मंत्रिपरिषद की बात करते हो, राज्य मंत्रिपरिषद की, तो वहां पे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी इसके सदस्य होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री की जब बात करते हैं, आप जानते हैं मुख्यमंत्री क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है, सत्ता का प्रमुख होता है। तो ये बेसिक जानकारी है जो अभी तक हमने देखा। अब एक एक करके यहाँ पे चीजों को हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और चीजों से शुरुआत करनी है। अब क्योंकि हमें सबसे पहले राज्य कार्यपालिका प्रारंभ करनी है, और राज्य कार्यपालिका का जब आप बात करते हो तो सबसे पहले जो चर्चा आती है वो आती है राज्यपाल की। ठीक है, राज्यपाल की बात आती है, मतलब सबसे पहले जो यहाँ पे चर्चा देखने को मिलेगी वो राज्यपाल की देखने को मिलेगी। अब एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे क्योंकि ये बात हो रही है राज्य व्यवस्था की, राज्य की राज्य व्यवस्था की बात हो रही है, और यहाँ पे जो चीजें पढ़नी है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हमने संपूर्ण से पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है। तो यहाँ पे चीजों को नोट डाउन नहीं कराया जाएगा, बल्कि आपसे आग्रह रहेगा कि जिस प्रकार से क्रम से यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं उसी प्रकार से उसको नोट डाउन करते हुए भी चलें। या दूसरा विकल्प है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें चीजों का और बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले राज्यपाल की। राज्यपाल की जब बात करते हैं तो राज्यपाल की चर्चा कहाँ पे हुई है, राज्यपाल की चर्चा जो है वो भाग 6 में आपको देखने को मिलती है। भाग 6 में आपको राज्यपाल की चर्चा देखने को मिलती है। अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के, नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के आर्टिकल नंबर 162 तक। ठीक है, 153 से लेकर के
153 से लेकर के आर्टिकल नंबर 162 तक आपको राज्यपाल की चर्चा देखने को मिलती है। अनुच्छेद संख्या 153 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 162 तक आपको राज्यपाल की चर्चा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि भाई अनुच्छेद 153 क्या कहता है। अनुच्छेद 153 जो है ये कहता है कि प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहीं पे एक चीज और जानिएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, यहीं पे आपको याद रखना है, 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 यहीं पे याद रखना है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार कर दिया गया था कि एक व्यक्ति को जो है वो एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह भी आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित करता है वो दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का कार्यभार हो सकता है, ऐसा हमारे संविधान में व्यवस्था है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका, ये तो हमने देख लिया कि भाई राज्यपाल की चर्चा कहाँ पे हुई है, कितने अनुच्छेद संख्या से लेकर के कितने अनुच्छेद संख्या तक राज्यपाल की चर्चा हुई है। और उसी में हमने देखा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से हमने देखा कि यहाँ पे आपको बताया गया कि एक से अधिक राज्यों का कार्यभार एक राज्यपाल संभाल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपको कुछ चीजें और बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे बात आती है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की यहां पे बात होने वाली है। राज्य की कार्यपालिका की जब बात करते हैं तो बात आती है राजनैतिक कार्यपालिका। ठीक है, किसकी बात आती है? राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका की बात आती है और जब राजनैतिक कार्यपालिका में आप देखते हो तो यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिलती है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र, और एक आता है वास्तविक। ठीक है, यहां पे यदि हम बात करें राजनैतिक कार्यपालिका नाम मात्र, तो यहां पे बात आती है राज्यपाल। ठीक है, लेकिन जब बात आती है वास्तविक की तो यहां पे बात आती है मुख्यमंत्री की, क्योंकि राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की चर्चा आपको देखने को मिलती है। राज्यपाल के बारे में यदि हम बात करें तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है? ये संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ यह जो है आप कह सकते हो राज्य का प्रमुख भी होता है। संवैधानिक प्रमुख तो है ही, और राज्य का भी प्रमुख आप बोल सकते हो। संवैधानिक रूप से राज्य का ये प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख ये राज्य का होता है। लेकिन जब बात आती है मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री के संबंध में आपको पता होगा कि सरकार का ये प्रमुख होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या है? ये सरकार का प्रमुख होता है। और सरकार का प्रमुख आप कह सकते हो राजनैतिक प्रमुख। मतलब मुख्यमंत्री राज्य का राजनैतिक प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है। राज्यपाल
राज्य का यदि हम बात करें तो संवैधानिक प्रमुख होता है, और संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या देखना है हमें कि मुख्यमंत्री क्या है, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो उस राज्य का राजनैतिक प्रमुख होता है, राजनैतिक प्रमुख होता है, और सरकार का मुखिया होता है या सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, सरकार का मुखिया या सरकार का प्रमुख होता है, यह देखने को आपको मिलता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, राज्यपाल की ही हम बात कर रहे हैं, तो राज्यपाल के जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यपाल, और राज्यपाल से जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेदों की यहाँ पे हम बात करेंगे। राज्यपाल से जुड़े हुए अनुच्छेदों की जब बात करते हो आप, तो सबसे पहले जैसे हमने देखा आर्टिकल संख्या 153 से इनकी चर्चा प्रारंभ होती है। तो आर्टिकल संख्या 153 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 153 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 153 में क्या चीजें देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 153 बताता है कि भाई राज्यपाल का पद होना चाहिए, राज्यों में राज्यपाल का एक पद होगा। तो ये बताता है राज्यपाल के पद के बारे में, राज्यपाल के पद के बारे में ये बताता है। राज्यपाल के पद के बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अनुच्छेद संख्या 154, अनुच्छेद संख्या 153 के बाद 154 में जाते हैं, तो अनुच्छेद संख्या 154 में हमें देखने को मिलता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। क्या बताता है ये कि राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रधान, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, तो आर्टिकल संख्या 154 बताता है राज्य की कार्यपालिका के प्रधान के बारे में, और यह बताता है कि राज्य कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के अंतर्गत कोई भी कार्य जो होता है वो राज्यपाल के ही संस्तुति के बाद होता है, राज्यपाल के ही हस्ताक्षर के बाद ही राज्य का कोई भी कार्य होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और यह बताता है कि राज्य कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। इसके बाद फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 155। ठीक है, इसके बाद बात आती है आर्टिकल संख्या 155। आर्टिकल संख्या 155 क्या कहता है, क्योंकि ये राज्यपाल से ही संबंधित है। ये बताता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ये बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, और जब हम इसमें पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही इसकी नियुक्ति की जाती है। अब नियुक्ति की बात हो गई, तो भैया अब इसके बाद कौन सी चर्चा होगी, नियुक्ति के बाद बात आती है कार्यकाल की, कि यदि किसी की नियुक्ति हो रही है तो उसका कार्यकाल क्या होगा। मतलब अगली चर्चा आती है कार्यकाल की, और कार्यकाल की जो चर्चा है उसकी चर्चा होती कहाँ पे है, तो इसकी चर्चा होती है अनुच्छेद संख्या 156 में। अनुच्छेद संख्या 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की बात होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कार्यकाल की बात हो गई, तो इसके बाद क्या बात होगी, योग्यता भी तो पता होना चाहिए, योग्यता। तो इसके बाद बात आती है आर्टिकल संख्या 157, और यहाँ पे राज्यपाल के योग्यता के बारे में बात होती है कि राज्यपाल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल संख्या 158, आर्टिकल संख्या 158। और आर्टिकल संख्या 158 में जब बात करते हो तो यहाँ पे राज्यपाल पद की शर्तों के बारे में बात होती है, सेवा शर्तों के बारे में। ठीक है, राज्यपाल पद की सेवा शर्तों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हो और तो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल संख्या 159,
आर्टिकल संख्या 159। और आर्टिकल संख्या 159 में क्या चर्चा है? आर्टिकल संख्या 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बात की गई। क्या बात की गई है यहाँ पे राज्यपाल के शपथ के बारे में बात की गई है। आगे आप बढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है आर्टिकल संख्या 160। आर्टिकल संख्या 160। और आर्टिकल संख्या 160 में जब आप बात करते हो, आर्टिकल संख्या 160 हो गया, 161 हो गया, 162 हो गया। अब इनमें आपको देखने को मिलता है, जैसे 161 में क्षमादान की शक्ति के बारे में, 162 में राज्य कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में, और इस प्रकार से चर्चाएं आपको देखने को मिलती है। 160 हो गया, 160 के बाद आर्टिकल संख्या 161 हो गया, और इसके बाद आर्टिकल संख्या 162 हो गया, और ये सभी की सभी इनकी शक्तियों के बारे में अब चर्चाएं होती। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है कि राज्यपाल से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं, जहां पे राज्यपाल की चर्चा हुई है या राज्यपाल की चर्चा होती है, वो सभी के सभी अनुच्छेद जो हैं वो आपको रटे होने चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको करके तैयार करके रखना है, उसके बाद ही हम राज्यपाल के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो ये तो एक बेसिक आप कह सकते हो स्ट्रक्चर था, जिसके बारे में हमें देखना था कि किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, और अब एक एक करके चीजों का यहाँ पे अध्ययन देखने को मिलेगा। तो राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, चाहे उनकी सेवा शर्तों की बात हो, चाहे उनकी नियुक्तियों की बात हो, चाहे उनकी सेवा अवधि की बात हो, चाहे उनकी शक्तियों की बात हो, ये सब के सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य के बारे में अब डिटेल से आप देखोगे चीजों को। राज्य के बारे में बात हो रही है। हमने देखा कि भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद संख्या 152 से लेकर 237 हमें अभी हमने देखा था। अनुच्छेद संख्या 152 से लेकर के 237 तक हमने देखा था कि यहाँ पे राज्य की चर्चा होती है, और राज्य के अंतर्गत आते क्या क्या है अभी पूर्व में हमने देखा है, तो अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका की जब बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका की जो चर्चा है वो अनुच्छेद संख्या 153 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 167 तक देखने को मिलती है। 153 से लेकर के 167 तक आपको देखने को मिलती है राज्य कार्यपालिका के बारे में। यहां पे आपको एक चीज और देखना है कि सरकार की जो प्रणाली है, विशेष रूप से संसदीय शासन प्रणाली, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब एक एक करके यहाँ पे चीज़ों की चर्चा होगी, और उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, उसी प्रकार से आपको देखते हुए चलना है। तो अभी तक ये पुराना पिछला वाला जो पेज था, उस पर यदि आपने नहीं नोट किया है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद की बात हुई थी कि कौन सा अनुच्छेद क्या बताता है राज्यपाल से संबंधित, उसको देख के उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को नोट करना है, नहीं किया है नोट डाउन, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और उसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चले, 1 मिनट का समय है आपके पास। चले, ठीक है, नोट कर लिया। तो अब एक एक करके चीजें हम देखेंगे। अब सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है राज्यपाल के बारे में, और डिटेल से अब देखते चलना है एक एक अनुच्छेद इसके बारे में डिटेल। राज्यपाल आप हेडिंग डालोगे। राज्यपाल के अंतर्गत अब यहाँ से चीजें आपकी प्रारंभ हो रही हैं। अभी तक सिर्फ आपको समझाने के लिए था
यहाँ पे जब आप बात करते हो तो अभी हमें पूर्व में देखा कि अनुच्छेद संख्या 153 से इनकी चर्चा शुरू होती है और अनुच्छेद संख्या 153 से लेकर 162 तक इनकी चर्चा होती है, जहां पे आप राज्यपाल को समझते हो, राज्यपाल के बारे में जानते हो। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होता है उसी प्रकार से राज्यों में आपको राज्यपाल देखने को मिलता है, उसी प्रकार से शक्तियां राज्यपाल की भी होती हैं। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद संख्या 153 क्या कहता है, एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 153, अनुच्छेद संख्या 153 जो संबंधित है, अनुच्छेद संख्या 153 यहाँ पे आपको बताता है कि सबसे पहली बात कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये बताता है। इसके साथ साथ अभी हमने आपको बताया था कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि ये जो राज्यपाल है ये एक से अधिक राज्यों का भी पदभार संभाल सकता है। एक से अधिक राज्यों का पदभार जो है ये संभाल सकता है। ये व्यवस्था कहां पे हुई? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो बताया गया कि जब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो उसे वही वेतन प्राप्त होगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स वेतन है, राष्ट्रपति जो निर्धारित करेगा वही वेतन मिलेगा, भले ही एक से अधिक राज्यों का जो है वो राज्यपाल के पद को जो है संभाल रहा हो। इसके बाद प्रमुखता से बात आती है अनुच्छेद संख्या 155 की। ठीक है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनकी बात की जाएगी, जिनके बारे में आपको समझना है, जिनके बारे में कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 155 की जब बात करते हो आप, तो आप जानते हैं यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पे की जाएगी इसकी बात की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब जब राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान के बारे में आप देखते हो तो आपको पता चलता होगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद के निर्देशानुसार जो है राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जिसको चाहे वो किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकती है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात आप जानते हैं राज्यपाल यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में आपने सुना होगा उसी प्रकार से राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र के संदर्भ में देश के संबंध में होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्यों के संदर्भ में होता है और राज्य का ये प्रथम नागरिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। नियुक्ति जैसे आपने देखा कि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा प्रमुखता से की जाती है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन नाम जो है दिया जाता है, जो किस नाम पर अपनी संस्तुति देनी है ये मुख्य रूप से प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। राज्यपाल का जो पद है एक प्रकार से देखें तो स्वतंत्र संवैधानिक पद है और यह ना ही केंद्र के नियंत्रण में होता है और ना ही उसके अधीनस्थ में होता है। एक स्वतंत्र पद है, स्वतंत्र संवैधानिक पद है राज्यपाल का, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपने पढ़ा कि भाई एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल घोषित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और इसकी व्यवस्था वर्ष 1956 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से की गई और उस संविधान संशोधन के क्रम को हम बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन। इसके साथ साथ आप जानते हैं राज्यपाल की जो भूमिका है वो दोहरी भूमिका देखने को मिलती है। राज्यपाल की जो भूमिका है वो दोहरी भूमिका देखने को मिलती है। दोहरी भूमिका किस प्रकार से देखने को मिलती है? एक तो आपने देखा कि राज्यपाल क्या होता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल करता क्या है, वो केंद्र और राज्य के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो राज्यपाल दोहरी भूमिका कैसे होता है? एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है
और इस प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए ये राज्य और केंद्र के बीच एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो भूमिका आपको देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है संवैधानिक प्रमुख के रूप में, कि राज्यपाल जो है संबंधित राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको समझना, ठीक है। एक संवैधानिक प्रमुख और एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यह राज्य में कार्य करता है। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि आर्टिकल संख्या 355 है। आर्टिकल संख्या 355 बताती है कि केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार संचालित करे और इसमें राज्यपाल की प्रमुख भूमिका होती है। आगे बढ़ने पे आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद संख्या 157। अनुच्छेद संख्या 157, अनुच्छेद संख्या 157 की बात होती है। अनुच्छेद संख्या 157 की जब आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में यहां पे बात की गई है कि भाई राज्यपाल की योग्यता क्या होगी। राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है। अब राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में जब बात करते हो तो सबसे पहले एक उम्र की सीमा होती है, और वह क्या होती है योग्यताओं में कि न्यूनतम उम्र जो है राज्यपाल के लिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका है तो वह किसी भी भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल होने के एक शर्त को पूरा करता है, वह भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अन्य योग्यताओं में यदि हम बात करें तो यह देखने को मिलता है कि बोला ऐसा गया है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनाया जाए वो सक्रिय राजनीति से दूर हो, मतलब सक्रिय राजनीति से उसका नाता ना हो। ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति से अलग हो चुका है वह किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने के योग्य है। सही, इसके साथ साथ यह भी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब किसी राज्यपाल के पद पर, किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर सुशोभित होता है तो वह उस राज्य का नागरिक नहीं होता। मतलब यदि आप बिहार के नागरिक हैं तो आप बिहार के राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है, ऐसी चीजें बोली गई हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना है। इसके साथ साथ बात आती है अनुच्छेद संख्या 158 की। अनुच्छेद संख्या 158 की। अनुच्छेद संख्या 158 में क्या चीजें बताई गई हैं। अनुच्छेद संख्या 158 में इनके राज्यपाल के पद हेतु जो सेवा शर्तें हैं, राज्यपाल के पद हेतु जो सेवा शर्तें हैं उनकी चर्चा की गई है। और इन सेवा शर्तों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले यह बोला जाता है कि वह संसद के या राज्य विधानसभा के या राज्य विधान परिषद के किसी भी, आप ऐसा कह लीजिए कि वह ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्य विधान, जब आप राज्य विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए। मतलब राज्य विधान मंडल का मतलब यहाँ पे यह है कि कहीं पे हमारी दो सदनीय, कई राज्यों में हमारे दो सदन है, कई राज्यों में हमारे एक ही सदन होता है। तो कहने का मतलब है कि राज्य के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ केंद्र के स्तर पे जो हमारे दो सदन देखने को मिलते हैं इसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा कि राज्यपाल के पद पर कोई पेंशन नहीं मिलती है आपको। यदि आप राज्यपाल के पद पर हैं और आप राज्यपाल के पद से सेवा मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई निश्चित पेंशन मिलेगी। राज्यपाल के पद हेतु कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है, यह आपको समझना जरूरी है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 159 की। अनुच्छेद संख्या 159 की बात आती है, और अनुच्छेद संख्या 159 में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे बात की जाती है राज्यपाल के शपथ के बारे में। ठीक है, राज्यपाल के शपथ के बारे में हम बात करें तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य जो न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं संबंधित उच्च न्यायालय में,
वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये जरूरी है आपके लिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो शपथ में होता क्या है, शपथ में इनके होता है संविधान के मूल्यों में निष्ठा और अनुपालन को लेकर के यह शपथ लेते हैं। इसके बाद फिर बात आती है इनके कार्यकाल की। इनके कार्यकाल की शपथ ले लिए, अब शपथ ले लिए तो शपथ लेने के बाद कार्यकाल की बात आएगी। कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो इनकी चर्चा होती है अनुच्छेद संख्या 156। अनुच्छेद संख्या 156 में इनके कार्यकाल की बात की जाती है। सामान्य तौर पे इनका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सामान्य तौर पे जो इनका कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक चीज यह याद रखिएगा, क्योंकि ये राज्यपाल जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद से हटा भी सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी इसका पद धारण नहीं कर लेता है। ये चीजें भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। क्या राज्यपाल को, राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्यपाल को दूसरे राज्यपाल का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। साथ ही साथ इनका ट्रांसफर भी हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में इनका ट्रांसफर भी किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल के पद की रिक्त की बात करें तो या तो कार्यकाल पूरा होने पर, सामान्यतः 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है उसमें आप कह सकते हो तब रिक्त होता है, या राज्यपाल राष्ट्रपति को दिए हुए अपने आप कह सकते हो इस्तीफे के द्वारा जो है वो पद त्याग कर सकते हैं। ठीक है, त्याग पत्र देकर जो है पद मुक्त हो सकते हैं, या राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर दें, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद धारण करता है, इसीलिए इसको हटाने की जो शक्ति है वह भी राष्ट्रपति में ही निहित है। राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकता है। एक चीज यह भी याद रखना है कि जैसे मैंने बोला कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनका ट्रांसफर होता है, राष्ट्रपति एक राज्यपाल को दूसरे राज्य में भेज सकता है। मान लीजिए कोई बिहार का राज्यपाल है तो उसको मेघालय भेजा जा सकता है, मेघालय का है कोई, उसको उत्तर प्रदेश भेजा जा सकता है। तो राज्यपाल के संबंध में ट्रांसफर की व्यवस्था लागू है, ट्रांसफर होता है इनका, और अधिकतर आप देखते होंगे समसामयिक संदर्भों में कि इससे जुड़ी हुई चीजें आप पढ़ते हैं। अब बात आती है राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में। ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब इनकी कार्य और शक्तियों के बारे में हम बात करें। कार्य एवं शक्तियां, राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जब बात करते हैं तो राज्यपाल की जो शक्ति होती है उसमें कई सारी शक्तियां होती हैं, और ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कार्यपालक शक्तियां, ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। दूसरा, विधायी शक्तियां, कार्यपालक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, अगला न्यायिक शक्तियां, ठीक है, कार्यपालक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, और स्वविवेकी शक्तियां। ये राज्यपाल की शक्तियां होती हैं और इनसे संबंधित मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए, इसको आपको याद रखना है। यह भी आपको याद रखना है कि राज्यपाल के पास सैन्य, आपातकालीन व कूटनीतिक शक्ति नहीं होती है, ये आपको जरूर याद रखना है। राज्यपाल के पास ना कोई सैन्य शक्ति,
शक्ति होती है, ना ही कोई आपातकालीन शक्ति होती है और ना ही कोई कूटनीतिक शक्ति होती है। ये शक्तियां आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको देखने को मिलती हैं। अब बात आती है राज्यपाल की स्थिति के बारे में, जो बताता है अनुच्छेद संख्या 154। अनुच्छेद संख्या 154 जो है, जो राज्यपाल की स्थिति के बारे में वर्णन करता है, वो बताता है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। अर्थात आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल के पास जो शक्तियां होती हैं, जैसे विभिन्न शक्तियों के बारे में आपने देखा, तो राज्यपाल के पास जो शक्तियां होती हैं, इनका प्रयोग राज्यपाल कैसे करता है, तो याद रखिएगा, इसके लिए बताता है राज्य मंत्रिपरिषद, और इससे संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 163। आर्टिकल नंबर 163 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 163 में ये बोला गया है कि वह राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सिफारिश के अनुसार कार्य करेगा और वह राज्य मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने को बाध्य है। मतलब राज्यपाल के पास इतनी सारी शक्तियां तो होती हैं, लेकिन वह इनका प्रयोग स्वयं से नहीं कर सकता है। वह इनका प्रयोग तभी कर सकता है जब वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह प्राप्त करे, राज्य मंत्रिपरिषद उसको ऐसी सलाह दे कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करिए, तभी राज्यपाल ऐसा कर सकता है। मतलब वह राज्य मंत्रिपरिषद के अंतर्गत या उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। लेकिन जो स्वाविवेकी शक्तियां हैं, इन स्वाविवेकी शक्तियों में ये किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं, मतलब यहाँ पे पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है। यहाँ पे किसी मंत्रिपरिषद के सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो जो स्वाविवेकी शक्तियां हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसमें आपको देखने को मिलता है कि वह मंत्रिपरिषद के, राज्य मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने को बाध्य है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको देखते हैं, जैसे आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 154 की जब बात आती है, तो आपने देखा कि राज्य की समस्त कार्यपालक जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, और इसके अधीनस्थ, इसके नीचे काम करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों की एक लंबी, आप कह सकते हो, लिस्ट होती है, जिनके माध्यम से राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल नंबर 163 आपने पूर्व में पढ़ लिया कि राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो अभी तक इतना हमने देखा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हमें समझने की जरूरत है। जैसे कार्य एवं शक्तियों के बारे में हमने सभी शक्तियों को देख लिया। अब एक एक करके इनके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो यदि नोट करना है किसी को कार्य एवं शक्तियों के बारे में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद पुनः हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति को हम समझेंगे, कार्यपालिका शक्ति के बारे में हम देखेंगे। अब एक एक करके हम राज्यपाल की विभिन्न शक्तियों के बारे में हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले हैं वो है कार्यपालिका शक्ति। भाई राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें किस प्रकार की शक्तियां इनको प्राप्त हैं, कार्यपालिका शक्ति की यहाँ पे बात होने वाली है। और कार्यपालिका शक्ति की जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है। ठीक है, कौन कौन सी नियुक्तियां राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत करता है? सबसे पहली बात आती है मुख्यमंत्री की। सबसे पहली बात आती है मुख्यमंत्री की कि भाई राज्यपाल जब अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद सदस्य, मंत्रिपरिषद सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी चर्चा कहाँ पे होती है? इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 164 के ए में होती है। ठीक है, कहाँ पे इसकी चर्चा की जाती है? इसकी चर्चा होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 ए में। मतलब मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, ठीक है,
तो वो कौन करता है? वो राज्यपाल करता है और अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के द्वारा ही करता है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में यदि हम बात करें तो दूसरी जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के अंतर्गत, वो बात आती है महाधिवक्ता। राज्य का जो वकील होता है, एडवोकेट जो होता है, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की जब आप बात करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं, एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, अनुच्छेद 165 में इसकी चर्चा है और यह राज्य सरकार का वकील होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है यदि हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है। किसकी नियुक्ति है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह भी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही की जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे की नियुक्तियों में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्यों के साथ साथ आप देखते होंगे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति। राज्य महिला आयोग के सदस्य और उनके आप कह सकते हो सदस्यों की नियुक्ति के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। और इस प्रकार से राज्य के विभिन्न जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपतियों की जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति करता है और वह भी कहीं ना कहीं अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही करता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और विधान परिषद के जो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति होती है उनको विभिन्न क्षेत्रों से चुना जाता है, विभिन्न क्षेत्रों से उनकी नियुक्ति होती है। जैसे साहित्य हो गया, कला हो गया, साहित्य कला के साथ साथ विज्ञान हो गया, सहकारिता क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों से भी इनकी नियुक्ति की जाती है। अब आइए थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने विभिन्न नियुक्तियों के बारे में देख लिया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे बिहार राज्य की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिहार राज्य की हम बात कर रहे हैं और बिहार राज्य की जब आप बात करते हो, जैसे हमने पूर्व में पढ़ा कि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 सदन देखने को मिलते हैं और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर एक ही सदन देखने को मिलता है। अब बिहार राज्य की बात करें तो राज्य विधानमंडल जो है, यहाँ पे राज्य विधानमंडल, यहाँ पे 2 सदन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 2 सदन आपको देखने को मिलते हैं और इन दोनों सदनों में यदि हम बात करें तो एक विधान परिषद है और दूसरी विधानसभा। विधान परिषद और दूसरी आपको देखने को मिलती है विधानसभा। ठीक है। विधान परिषद जिस प्रकार से आप देखते होंगे केंद्र के संबंध में आप देखते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्यों के संबंध में आप इनकी बात करते हैं। यहाँ पे विधान परिषद की यदि हम बात करें तो इसको आप बोलते हैं उच्च सदन। उच्च सदन बोलते हैं। उच्च सदन के साथ साथ आप इसको जो जानते हैं वो अस्थाई सदन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है कहीं, अस्थाई सदन होता है। ठीक है। इसकी चर्चा की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 169 में और 171 में। ठीक है। कहाँ पे? 169 और 171 में देखने को मिलता है। 169 में जब आप जाते हैं तो इनके गठन एवं समाप्ति के बारे में बात होती है। 171 में जब आप जाते हैं तो इनकी संरचना के बारे में जानकारी आपको मिलती है। ये तो हो गया विधान परिषद के बारे में। फिर आगे आप बढ़ते हैं और बात आती है विधानसभा की। विधानसभा आप जानते हैं निम्न सदन इसको बोलते हैं आप, निचला सदन, निचला सदन। और यह एक अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है।
ये आपको पता होगा कि निचला सदन है और अस्थायी सदन होता है। इसका क्यों अस्थायी सदन होता है? क्योंकि इसका विघटन होता है। बिहार के संबंध में यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुल सीटों की जो संख्या है वो है 243। इस सदन में कुल 243 सीटें आपको देखने को मिलते हैं और बहुमत का आंकड़ा मिलने वाले जो दल होते हैं उनको यहाँ पे आप कह सकते हो कि आमंत्रित किया जाता है। इसमें आप कह सकते हो कि ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाने वाला सदन है। जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लोकप्रिय सदन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विघटन भी इसका हो सकता है, किया जा सकता है, आप जानते हैं इसको। बात होती है इसकी कहां पे? आर्टिकल संख्या 168 में इसकी बात होती है। आर्टिकल संख्या 168 के अंतर्गत इसकी बात की जाती है। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब बात आती है कि कैसे इसका गठन होता है, चुनाव होता है, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे वो मध्यावधि चुनाव हो, और इन चुनाव में जिस भी दल को बहुमत मिलता है, मतलब 243 सीटें हैं तो 243 में से 122 सीटें जिसको मिलती हैं उसको राज्यपाल द्वारा आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और वो राज्यपाल के समक्ष जब अपना दावा पेश करते हैं तो उसी के बाद से वो सरकार का गठन करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार हमारा जो है वहां पे दो सदन देखने को मिलते हैं, निचला सदन और उच्च सदन, दोनों प्रकार के सदन देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि सरकार गठन का दावा हो गया, मतलब जो बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी है उसका कोई मुखिया होगा, कोई नेता होगा, और उसी के नेता के आप कह सकते हो कि संस्तुति के आधार पे राज्यपाल द्वारा संबंधित व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री पद के रूप में नियुक्त किया जाता है। और जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हमने अभी पूर्व में पढ़ा है। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद संख्या 167 के बारे में। अब इनके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद संख्या 167 के बारे में। ठीक है, अभी हमने देखा अनुच्छेद संख्या 167 के बारे में। आप जानते हैं राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्य के प्रशासनिक एवं विधान के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री से प्राप्त कर सकता है। और कहां पे ये व्यवस्था कहां पे की गई है? ये व्यवस्था अनुच्छेद संख्या 167 में की गई है और 167 के अंतर्गत ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी होता है। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 356। अनुच्छेद संख्या 356 की। 356 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये याद भी रहना चाहिए। अनुच्छेद संख्या 356 की बात करते हैं तो आप जानते हैं यदि कभी राज्य में ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है, राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वह इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो अनुच्छेद संख्या 356 क्या है? संवैधानिक विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन का जो मार्ग प्रशस्त होता है उससे संबंधित ये अनुच्छेद है, जहां पे राज्यपाल राष्ट्रपति को इस संबंध में जानकारी देता है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जब राज्य में संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उस समय राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे उस राज्य की कमान को संभालता है। मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति के आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे जो राज्यपाल है वो राज्य का शासन चलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है, ये तो हो गई कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। अब इसके बाद दूसरी शक्तियां जो राज्यपाल की है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। कुछ इस प्रकार से आपको ये क्रम देखने को मिलता है। सबसे पहले राज्यपाल आता है, राज्यपाल के बाद क्योंकि बिहार की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों सदन देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए राज्यपाल के बाद विधानसभा,
और विधान परिषद। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है विधायी शक्तियों के अंतर्गत। जो राज्यपाल है, आप देखते हैं कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जहां विधान परिषद अस्तित्व में है वहां विधान परिषद की हम बात करते हैं। वर्तमान समय में बात करें तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद का अस्तित्व है, जिनमें महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनमें शामिल हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये बात हो गई हमारी। ठीक है, विधायी शक्तियों के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर विधानमंडल के अभिन्न अंग होने के नाते राज्यपाल को जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इसके कारण जो इसको शक्तियां प्राप्त होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है आर्टिकल संख्या 174। आर्टिकल संख्या 174। और आर्टिकल संख्या 174 क्या कहता है? ये कहता है राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना या सत्र समाप्त करना या समय पूर्व विधानसभा का विघटन करना, ये सभी की सभी जो शक्तियां हैं ये अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल को मिलती हैं। चाहे वो उसका सत्र बुलाना हो, चाहे सत्र समाप्त करना हो या उसका विघटन करना हो, ये सभी शक्तियां राज्यपाल को अनुच्छेद संख्या 174 के संबंध में मिलती हैं। इसके बाद फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 175 की। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 175 की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि राज्य विधानमंडल को संदेश भेजने का जो अधिकार है, वो विशेष संबोधन के लिए जो अधिकार है वह भी आप कह सकते हो राज्यपाल को प्राप्त है। तो ये कहां पे मिलता है? ये अनुच्छेद 175 के तहत मिलता है। इसके बाद जब बात करते हैं तो बात आती है अनुच्छेद 176 की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। आर्टिकल 176 क्या कहता है? आर्टिकल 176 जो है ये कहता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान जो पहला सत्र होता है, याद रखिएगा, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहली बैठक तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र के पहले बैठक को राज्य विधानमंडल को संबोधन करने का अधिकार, राज्य विधानमंडल को संबोधित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास होता है। और वो कहां पे मिलता है? वो अनुच्छेद 176 के तहत मिलता है। और प्रत्येक वर्ष आप देखते होंगे प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उसको राज्यपाल ही संबोधित करते हैं। इसके बाद फिर बात आती है अनुच्छेद संख्या 171 की। अनुच्छेद संख्या 171 की बात आती है। और अनुच्छेद संख्या 171 में जब आप आते हैं तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति की बात आती है। और विधान परिषद के जो 1/6 सदस्य हैं जिनका मनोनयन किया जाता है 5 आधारों पर, कौन कौन? साहित्य हो गए, साहित्य हो गया, कला हो गया, समाज सेवा हो गया, विज्ञान हो गया और सहकारी क्षेत्र हो गया। इन आधारों पर जो 1/6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, मनोनयन किया जाता है, वह भी अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान होता है। क्यों प्रदान होता है? क्योंकि राज्यपाल को प्रदत्त किया जाता है, क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, चले, ये समझ लिया हमने। अब इसमें यदि किसी को नोट करना है कुछ तो संबंधित अनुच्छेद नोट कर लीजिएगा और उसके बारे में स्वयं से लिख लीजिएगा। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद संख्या 233। यह भी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद संख्या 233। अनुच्छेद संख्या 233 याद रखिएगा। अनुच्छेद संख्या 233 क्या है? विधानसभा में आप जानते हैं एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन जो है किया जाता था अभी तक। और यदि ऐसा देखा जाता था कि उनका समान प्रतिनिधित्व नहीं, उनका प्रतिनिधित्व यदि नहीं होता है, भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है आंग्ल भारतीय समुदाय का, तो एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन राज्यपाल कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अभी तक थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और इसके लिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था
और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो वर्ष 2020 में लाया गया था, और उसी के बाद से आंग्ल भारतीय सदस्य का जो मनोनयन होता था विधानसभा में उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 200। आर्टिकल संख्या 200 की बात आती है, और आर्टिकल संख्या 200 में जब आप बात करते हो तो आपको पता होगा राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देने को लेकर के है कि भाई जो भी विधेयक पास होकर के सदन से राज्यपाल के पास पहुंचता है उस पे अनुमति कैसे मिलती है। तो आइए विधेयकों के बारे में इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। जैसे कोई विधेयक है, ये कोई विधेयक है, ये विधेयक हो गया, मान लीजिए कोई भी विधेयक है, और जब ये विधेयक है राज्य विधानमंडल द्वारा, मान लीजिए ये पारित किसके द्वारा पारित है, राज्य विधानमंडल द्वारा, मतलब दोनों सदनों द्वारा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित मान लीजिए कोई विधेयक है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए है, तो आर्टिकल 200 इससे जुड़ता है। आर्टिकल संख्या 200 के अंतर्गत ही ये आता है, और आर्टिकल संख्या 200 के अंतर्गत ही राज्यपाल जो होते हैं वो इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसमें करेंगे क्या, इनके पास विकल्प क्या होता है। मान लीजिए कोई विधेयक आ गया, तो अब विकल्प क्या है राज्यपाल के पास, क्योंकि अधिनियम तभी बनेगा, आप जानते होंगे अधिनियम तभी बनेगा जब राज्यपाल की सहमति होगी, तभी ये विधेयक जो है ये अधिनियम बनेगा। अब राज्यपाल के पास विकल्प क्या क्या है कि एक विधेयक यदि पास होके आ गया तो ये इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप देखते हैं कि इसको सहमति दे सकते हैं, ठीक है, मतलब राज्यपाल इसको सहमति दे सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, राज्यपाल इसको सहमति नहीं देते हैं, मतलब इसको रोक लेते हैं। अब यदि रोक लिए तो सरकार के पास क्या अधिकार है, रोक लिए तो सरकार क्या करेगी, रोकने का मतलब क्या हो गया, रोक लिए इसको, मान लीजिए सहमति रोक लेते हैं तो ये विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाएगा। मतलब इन्होंने रोका तो ये कहां पे चला गया, पुनः, ये पुनः लौट के चला गया विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए कि भैया इस पे पुनर्विचार एक बार करिए। और यदि पुनर्विचार भी हो गया और कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब पुनर्विचार के बाद पुनः उसी विधेयक को यदि राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो यहाँ पे क्या कर सकता है राज्यपाल, राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित कर सकता है। इसको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित कर सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चार चीजें यहां पे देखा कि या तो सहमति दे सकता है, या तो सहमति रोक लेता है, या तो विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, या तो राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित कर लेता है। चार चीजें आपने देखा, या तो सहमति दे देगा ये, या तो सहमति नहीं देगा, सहमति नहीं देगा मतलब वापस इसको लौटा देगा राज्य के पास, राज्य विधानमंडल के पास, और चौथा विकल्प इनके पास होता है कि ये ना तो सहमति देंगे, ना ही इसको रिजेक्ट करेंगे, असहमति देंगे इस पे, और ना ही इसको पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। इसको क्या कर लेंगे, ये राष्ट्रपति की संस्तुति हेतु अपने पास रिजर्व रख लेंगे, और कब तक रखेंगे इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जब तक चाहें वो तब तक रख सकते हैं। और इसकी व्यवस्था कहां पे की गई है, आर्टिकल संख्या 201 में इसकी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये चीजें आपने देखा। अब एक चीज और आपको समझना है कि भाई कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। जैसे राज्यपाल किन विधेयकों को आरक्षित कर सकता है, अभी हम यह समझेंगे। यदि कोई विधेयक है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना है। यदि कोई विधेयक है वो चला गया सदन के पास, विधानमंडल के पास,
और विधानमंडल ने उसको वापस भेज दिया राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल इस पे क्या करेंगे, इसको अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिन पे राज्यपाल आरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल किन विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले जो शामिल होता है वो आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित करने वाले जो विधेयक हैं उसको ये आरक्षित कर सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करने वाला यदि कोई विधेयक है तो राज्यपाल उसको आरक्षित कर सकते हैं। और तीसरा जो है, मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला यदि कोई विधेयक है तो उसको भी ये आरक्षित कर सकते हैं। तो इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो राज्यपाल हैं वो किन विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं। तो राज्यपाल प्रमुखता से आप देखोगे कि इन 3 विधेयकों को जो है आरक्षित कर सकते हैं। पहला, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित करने वाले, दूसरा केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करने वाले, तीसरा मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले विधेयक। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति हेतु राज्यपाल के द्वारा आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प मौजूद है। मान लीजिए राज्यपाल ने किसी भी विधेयक को आरक्षित कर लिया, किस लिए कि हम इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर रहे हैं, राष्ट्रपति के साथ पास भेजेंगे। तो वहां पे राष्ट्रपति के साथ पास क्या विकल्प है, या तो वो सहमति दे देंगे, या तो पुनः वही बात कि वो सहमति नहीं देंगे, तीसरा पुनर्विचार हेतु वो लौटा देंगे। ठीक है, और यदि पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाता है तो इसमें यह भी याद रखना है कि पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब यदि इन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और वह विधेयक पुनः इनके पास भेजा गया उसी रूप में बिना किसी बदलाव के, तो यहाँ पे ये उसको कह सकते हो कि अपना सहमति देने के लिए जो है वो बाध्य नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र के संबंध में आप देखते हैं उस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और चौथा, आप देखते हो पॉकेट वीटो का उपयोग, आप देखते हैं पॉकेट वीटो का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यदि आप नोट करना चाहें तो कुछ नोट कर सकते हैं, जैसे राज्यपाल किन विधेयकों को आरक्षित कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें मुख्य परीक्षा में कई बार प्रश्न बनते हैं घुमा फिरा कर, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति को हम देख लेते हैं। तो ये चीजें आपने देख लिया, सहमति आपने देख लिया, सहमति नहीं देना आपने देख लिया, पुनर्विचार के लिए लौटान देना देख लिया, और उसके बाद पुनर्विचार से जब वापस आता है तो उस संबंध में भी आपने देखा कि क्या चीजें हो सकती हैं। अब इसके बाद बात आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आइए देख लेते हैं। आप जानते हैं जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा होगी किसकी, राज्यों में जब आप बात करते हो अध्यादेश, राज्यों के संदर्भ में जब आप बात करते हो तो यहाँ पे अनुच्छेद संख्या 213 की बात आती। आर्टिकल संख्या 213 संबंधित है राज्यों में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये क्या है, यह एक प्रकार का अल्पकालिक कानून है। अध्यादेश क्या है, ये एक प्रकार का अल्पकालिक कानून है। अल्पकालिक कानून है, ये आपको पता होना चाहिए। अल्पकालिक कानून है तो इसको जारी कौन कर सकता है, जारी कौन कर सकता है या जारी कब किया जा सकता है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो याद रखना है कि इसको जारी कर सकता है कौन,
जारी इसको कर सकता है राज्यपाल। और राज्यपाल कब जारी कर सकता है? राज्यपाल तब जारी कर सकता है जब इस संबंध में जो मंत्रि परिषद है, जब इस संबंध में मंत्रि परिषद जो है वो ऐसा राज्यपाल को निर्देश दे, या राज्यपाल, आप ऐसा कह लीजिए, राज्यपाल को ऐसा सलाह दे, तब ये जारी किया जा सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद, या आप कह सकते हैं उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री के सहमति के या सलाह के आधार पर राज्यपाल ऐसा जारी कर सकते हैं। यह भी याद रखना है कि यह राज्यपाल की विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। यह भी आपको याद रखना है कि अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है, बल्कि यह विपरीत स्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब सदन जो है नहीं चल रहा हो, मतलब विधानमंडल का कोई भी जो सदन है वो सत्र में नहीं है, कोई भी सदन चल नहीं रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में ही राज्यपाल द्वारा यह जारी किया जा सकता है, और तभी जारी किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में सलाह दी जाए, या आप कह सकते हो राज्य मंत्रिपरिषद इस संबंध में बात करे। किन विषयों पर जारी किया जा सकता है? तो यह भी याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये केंद्र सूची के विषय पे जारी किए जा सकते हैं, ये उसी विषय पर जारी किए जा सकते हैं जिस विषयों में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। मतलब राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर ही ये जारी किए जा सकते हैं, केंद्र सूची के विषय पर ये जारी नहीं किए जा सकते, क्योंकि वह इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ बात आती है अध्यादेश की उम्र क्या होती है। अध्यादेश जब जारी किया जाता है तो इसकी सीमा क्या होती है, उम्र सीमा क्या होती है? तो आप जानते हैं कि ये 6 माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए जारी किए जाते हैं, ये आपको पता होगा। और इसमें यह भी याद रखना है, सामान्यतः 6 माह के लिए, और अधिकतम यदि हम बात करें तो 6 माह 6 सप्ताह प्लस 6 सप्ताह, ये आपको याद रखना है। 6 माह प्लस 6 सप्ताह अधिकतम सीमा है, सामान्य सीमा इसकी 6 महीने है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह भी याद रखना है कि राज्य विधानमंडल के पुनः सत्र में आने पर 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित कराना होता है, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो जो 6 सप्ताह के अंदर पारित कराना होता है वही 6 सप्ताह यहाँ पे अधिकतम जोड़ दिया गया है। तो ये 6 सप्ताह क्या है? ये 6 सप्ताह वही है जिस सीमा के अंदर उसको अधिकतम सीमा के अंदर उसको पारित कराना है। मान लीजिए 6 महीने बाद सदन सत्र प्रारंभ होता है, तो सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित करा लेना है, इसीलिए इसमें 6 महीने 6 सप्ताह अधिकतम आपको ले सकते हैं। और राज्यपाल कभी भी अध्यादेश वापस ले सकते हैं, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। और यदि इस समय तक सदन द्वारा इसको पारित नहीं किया जाता है तो यह अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वित्तीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है, राज्य वित्त आयोग का गठन, ये वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद संख्या 243 आई और वाई में इसकी बात की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसके गठन की बात की गई है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल संख्या 202 की। अनुच्छेद संख्या 202 की बात करते हैं, और जब अनुच्छेद संख्या हम 202 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु विधानमंडल के समक्ष जो बजट प्रस्तुतिकरण होता है, बजट रखवाना होता है, वह भी इनकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर जो बजट रखवाया जाता है वह भी राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत ही आता है, और बजट की जो प्रस्तुति है विधानसभा में वो राज्य के वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें धन विधेयकों की, आपने धन विधेयकों का नाम सुना होगा। तो कोई भी जो धन विधेयक होता है, याद रखिएगा, कोई भी जो धन विधेयक होता है
वो सदन में तभी पेश किया जाता है जब पूर्व में ही उसमें राज्यपाल की अनुमति प्रदान की गई हो, राज्यपाल ने उस पर अनुमति पूर्व में दे दिया हो, तभी उसको सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ आप जानते हो कि अनुदान भी जारी किया जाता है, और अनुदान तब जारी किया जाता है जब राज्यपाल की यहां पर भी पूर्व अनुमति हो, तभी कोई अनुदान जारी किया जा सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है अनुच्छेद संख्या 267। अनुच्छेद संख्या 267 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 267 कहता है कि राज्य का जो आकस्मिक निधि का नियंत्रण होता है वो 267 के अधीन राज्यपाल के पास ही होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, कैग की रिपोर्ट। कैग की जो रिपोर्ट है, याद रखिएगा, कैग की जो रिपोर्ट है उसको विधानमंडल के समक्ष रखवाना भी यह राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपने देख लिया। अब वित्तीय शक्तियों के बाद हम जो देखने वाले हैं वो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों को देखने वाले हैं कि भाई राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां होती हैं, तो न्यायिक शक्तियों में क्या क्या होता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की जब बात करते हो तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 162 की बात आती। ठीक है, आर्टिकल संख्या 162। आर्टिकल संख्या 162 की जब बात करते हो तो क्या चीजें यहां पे दी हैं? यहां पे क्षमादान की सख्त की बात आती है, यह आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल से परामर्श करता है, और जो राज्यपाल से वो परामर्श करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति इनसे सलाह मशविरा करते हैं वो भी इनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके बाद बात आता है अनुच्छेद संख्या 192। ठीक है, ये चर्चा में रहता है लगातार, अभी केंद्र के संदर्भ में चर्चा में है। अनुच्छेद संख्या 192 आता है। अनुच्छेद संख्या 192 क्या कहता है? विधानमंडल के सदस्यों की चुनावी निहरता का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? जब केंद्रीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत, जब केंद्रीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत जो है ये राज्यपाल से ये सिफारिश करे तो राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों की चुनावी निहरता का निर्धारण भी करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद संख्या 233। अनुच्छेद संख्या 233 क्या कहता है? ये कहता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह भी इनकी इसी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद एक शक्ति और आप पढ़ सकते हो जिसको बोलते हैं क्षमादान की शक्ति। जैसे आपने देखा कि राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। ठीक है, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। इसमें क्या करते हैं और क्षमादान की शक्ति की बात कहां पे होती है? ये अनुच्छेद संख्या 161 में इसकी बात होती है। अनुच्छेद संख्या 161 में क्षमादान शक्ति की बात की गई है। क्षमादान शक्ति के अंतर्गत आप देखते होंगे कि क्षमादान शक्ति इनको राष्ट्रपति के समान तो प्रदान है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। क्या क्या अपवाद हैं? जैसे जो राज्यपाल है ये यदि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, याद रखिएगा, यदि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता। मतलब राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद है कि सैन्य न्यायालय, यदि कोई सैन्य न्यायालय किसी को कोई सजा दिया है, चाहे वो सैन्य कर्मी हो या व्यक्ति हो, ठीक है, यदि कोई सैन्य न्यायालय
ने कोई सजा किसी को सुनाई है तो राज्यपाल उसको समाप्त नहीं कर सकता है। यह भी एक अपवाद है। और इसके बाद अगला है कि राज्य कार्यपालिका विस्तार के क्षेत्र के मामले में ही सजा को माफ कर सकता है। याद रखिएगा, राज्यपाल जो है जो सजा माफ करता है वो क्या करता है, जो राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, ऐसी यदि कोई सजा है तो उसको राज्यपाल माफ कर सकता है। मतलब राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र के मामले में ही ये सजा को माफ कर सकता है। मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय जैसे जो आप कह सकते हैं सजाएं हैं, उसको यह माफ नहीं कर सकता है। ठीक है। अब क्षमा के अंतर्गत ये कर क्या सकता है, जैसे इसकी जो क्षमादान की शक्ति है, तो क्षमा के अंतर्गत मान लीजिए ये किसी को क्षमा करता है तो क्या क्या कर सकता है। क्षमा के अंतर्गत राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, तो सबसे पहले राज्यपाल क्या कर सकता है, प्राविलंबन कर सकता है। जो सजा है उसका प्राविलंबन कर सकता है। ठीक है। जो सजा है उसको आप कह सकते हो कि रोक सकता है या विराम लगा सकता है उस पे। यदि किसी को कोई सजा दी गई है तो उसका परिहार कर सकता है राज्यपाल। और क्या कर सकता है, राज्यपाल लघुकरण कर सकता है, सजा का लघुकरण कर सकता है। और क्या कर सकता है, लघुकरण के साथ साथ पूर्ण क्षमा कर सकता है। और पूर्ण क्षमा कर सकता है, लेकिन उसके जो अपवाद हैं उसको भी याद रखना है कि पूर्ण क्षमा तो कर सकता है लेकिन मृत्युदंड का पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता। तो राज्यपाल अपनी क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत किसी सजा याफ्ता की शक्ति पर विराम लगा सकता है, परिहार कर सकता है, जो उसको दंड दिया गया है दंड का प्रावलंबन कर सकता है, पूर्ण क्षमा कर सकता है लेकिन मृत्युदंड की सजा ना हो, लघुकरण कर सकता है और परिहार कर सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें अन्य चीजों को हम देखते हैं। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी। अब जैसे यहाँ पे पूर्ण क्षमा की यदि हम बात करें तो पूर्ण क्षमा में क्या करेगा राज्यपाल, पूर्ण क्षमा में करेगा क्या, राज्यपाल पूर्ण क्षमा के अंतर्गत क्या कर देगा। यदि राज्यपाल पूर्ण क्षमा कर देता है किसी दंड सजा याफ्ता व्यक्ति को, तो करेगा क्या, सभी प्रकार के जो दंड हैं उनसे उनको मुक्त कर देगा, माफ कर देगा। ठीक है। लघुकरण में क्या कर देगा, लघुकरण भी है ना, लघुकरण कर सकता है। तो लघुकरण में क्या कर सकता है, लघुकरण नाम से स्पष्ट है, लघुकरण। तो लघुकरण में क्या कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदलकर कम कर सकता है। क्या कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदलकर कम कर सकता है। और जब सजा के स्वरूप की बात आती है तो इसमें दो चीजें आपकी आती हैं, एक तो आता है समय और एक आता है स्वरूप। यदि स्वरूप में परिवर्तन कर दे तो अलग चीज है। दूसरा क्या कर सकता है कि सजा की जो समय अवधि है उसको कम कर सकता है, 10 साल की है तो 5 साल की कम कर सकता है। और दूसरी तरफ स्वरूप बदलने का मतलब, मान लीजिए किसी को सश्रम आजीवन कारावास है तो सश्रम आजीवन कारावास में से सश्रम जो है उसको हटा देगा कि भाई सश्रम आजीवन कारावास नहीं होगा, केवल आजीवन कारावास होगा। तो स्वरूप को भी बदल सकता है और अवधि को भी कम कर सकता है लघुकरण के अंतर्गत। परिहार के अंतर्गत क्या कर सकता है, परिहार के अंतर्गत कर सकता है सजा के स्वरूप को बिना बदले। परिहार में क्या होता है, परिहार में स्वरूप नहीं बदल सकता, सजा के स्वरूप को नहीं बदल सकता, सिर्फ अवधि को कम कर सकता है। तो वहां पे परिहार की बात हम करते हैं। परिहार के बाद फिर आप देख रहे होंगे विराम। विराम क्या है, विराम विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना या कुछ समय के लिए उस सजा पर विराम लगा देना, ये भी इनका शक्ति के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद अगला जो आता है वो है प्राविलंबन। प्राविलंबन में क्या होता है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की आजीवन कारावास की सजा है तो प्राविलंबन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए अनिश्चित काल के लिए जो सजा है उसका स्थगन हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए उस सजा का स्थगन, उसको बोलते हैं प्राविलंबन। तो एक एक जो शब्द थे उसकी मीनिंग भी यहाँ पे आपने समझ लिया। ठीक है। अब इसके बाद फिर बात आती है राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल विवेकाधिकार शक्तियां, जो स्व विवेकाधिकार करते हो, राज्यपाल की स्व विवेकाधिकार शक्तियां या विवेकाधिकार शक्तियां, ऐसी शक्तियां जिन पर कार्य करने के लिए राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है।
जैसे संवैधानिक विवेकाधिकार की बात करें तो आपको समझना है अनुच्छेद संख्या 201 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 201 में जब आप जाते हैं तो राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए राज्यपाल को किसी मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है, या उसका स्वविवेकाधिकार है, या उसकी विवेकाधिकार शक्तियां हैं जिसके तहत वो ऐसा कर सकता है। इसके अतिरिक्त 356 अनुच्छेद 356, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति को यह सूचना देने के लिए जरूरी नहीं है कि मंत्रिपरिषद से वह सलाह ले फिर सूचना दे। ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र है और वह उसकी विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। और इसके बाद फिर बात आती है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में, और इसमें काफी कुछ आपने पढ़ा होगा तो उसमें बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अब जैसे दो प्रकार की शक्तियां आपने देखा अभी, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों के अंतर्गत विवेकाधिकार, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। विवेकाधिकार शक्तियां, ठीक है। अब राज्यपाल की जो विवेकाधिकार शक्तियां हैं इसके अंतर्गत दो प्रकार की शक्तियां देखते हैं हम, या आप कह लीजिए इसको दो प्रकार से हम बांटते हैं। एक हम बांटते हैं संवैधानिक विवेकाधिकार, संवैधानिक विवेकाधिकार, और दूसरा हम देखते हैं परिस्थितिजन्य, ठीक है। अब परिस्थितिजन्य की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने संवैधानिक विवेकाधिकार को हमने देख लिया और इसमें हमने देखा कि अनुच्छेद संख्या 201, अनुच्छेद संख्या 201 और फिर अनुच्छेद संख्या 356 दोनों हमने देख लिया कि भाई संवैधानिक विवेकाधिकार के अंतर्गत आती हैं। लेकिन परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं इसको हमें समझने की जरूरत है। परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, जैसे कोई त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसे समय में मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करना है, मुख्यमंत्री का जो चयन है उसमें यदि हम बात करें, जब विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो वो विवेकाधिकार किसके अंतर्गत है, वो राज्यपाल के पास है। यदि तीन पार्टियां हैं, मान लीजिए कहीं पर 120 सीटें हैं और सबको 40-40, तीन पार्टियां हैं सबको 40-40 सीटें प्राप्त हैं, तो राज्यपाल किसको आमंत्रित करेगा यहाँ पे, तो वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसके साथ साथ राज्यपाल सीएम से विधानसभा में बहुमत साबित करने कह सकता है, तथा बहुमत साबित ना करने पर वह उनको जो है आप कह सकते हो पद से हटा सकता है। यह भी उसके परिस्थितिजन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि सरकरिया आयोग के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, सरकरिया आयोग ने एक सिफारिश की थी और यह सिफारिश विशेष रूप से इसीलिए थी, जैसे त्रिशंकु विधानसभा कहीं हो जाती है तो उसी को लिए थी, और इसमें बोला गया था कि अगर किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो सबसे बड़ी पार्टी मतलब सर्वाधिक सीटों को जीतने वाली पार्टी को हम आगे लेके आएंगे। दूसरा बोला गया था कि चुनाव पूर्ण यदि कोई गठबंधन है उसको हम लेके आएंगे, चुनाव पश्चात यदि गठबंधन है उसको हम सामने लेके आएंगे, या राज्यपाल द्वारा जो चयनित व्यक्ति है उनको हम सामने लेकर के आएंगे। कहने का मतलब है कि यदि कहीं पर कोई भी ऐसी पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए महाराष्ट्र का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन इस पे आया कि महाराष्ट्र में कैसे उलटफेर हुई थी, जब उद्धव गुट के एक अन्य सदस्य शिंदे ने अपने कुछ विधायकों के साथ जो है जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ज्वाइन नहीं की मतलब कह सकते हो कि उनके साथ जाके सरकार बना ली, और इस पे राज्यपाल ने भी रातों रात सहमति दे दी और फिर जाके एक नए मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया गया वहां पे, और उद्धव ठाकरे को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है 2 दिन पहले, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि ये चीजें गलत हैं, ये असंवैधानिक थी, और अब ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में ये एक लकीर के रूप में रहेगा कि यदि कहीं भी इस तरह की संवैधानिक
विफलता की स्थिति आती है, इस तरह की कहीं भी स्थिति बनती है, तो राज्यपाल जो केंद्र की कठपुतली के तौर पे लगातार कार्य करते थे, लगातार उन्हीं के हस्तक्षेप से ही जो चाहे केंद्र वो करवा लेता था, वो चीजें अब देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसा ही कर्नाटक में पूर्व में हुआ था। तो जो विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोग रातों रात सरकार चेंज कर देते हैं, उस संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो 2 दिन पूर्व महाराष्ट्र के संदर्भ में आया है। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा जो समसामयिक संदर्भों में चल रहा है उस पर भी आपको थोड़ी सी नजरें बना के रखनी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते होंगे परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार में जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं उस पर विचार विमर्श करना है या सरकार के बहुमत का परीक्षण करना है, तो विधानमंडल में सत्र बुलाने के लिए भी राज्यपाल को किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी विवेकाधिकार शक्तियों के अंतर्गत आता है, परिस्थिति जन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है, वो ऐसा कर सकता है, किसी को भी बहुमत साबित करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, यह वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था ना होने पर विधानसभा की भंग करने की मांग भी राज्यपाल कर सकता है, और वह भी इसके परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब राज्यपाल की हम बात करते हैं तो राज्यपाल के अंतर्गत इतना ही था, विशेष रूप से राज्यपाल से जुड़े हुए जो अनुच्छेद थे वो आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, जैसे कार्यपाली शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, इन सभी शक्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं चीजों को क्रमबद्ध तरीके से तैयार करके आपको आगे बढ़ना है। नोट्स बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपने जब भारत का संविधान पढ़ा होगा तो उस संदर्भ में आपने नोट्स बनाया होगा, प्रॉपर तरीके से बनाया होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक अध्ययन भी आपने किया होगा, तो वहां से आपको लाभकारी है, वो नोट्स आपके लिए लाभकारी है, वहां से आपको मदद मिलेगी। यहाँ से सिर्फ कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत थी जो आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। कल के सेशन में हम देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, और फिर इसी प्रकार से क्रमागत तरीके से आगे बढ़ेंगे, और अगले 1 से 2 सेशन में ये जो आपकी राज्य व्यवस्था का जो खंड है ये आपका पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए यदि कोई भी समस्या होती है तो अवश्य बताएं। धन्यवाद।